ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है। उनके साथ ईरान के विदेश मंत्री, ईस्ट अजरबैजान के गवर्नर समेत 9 लोग थे। हादसे में सभी की मौत हो गई है। ईरान में राष्ट्रपति से भी ऊपर सुप्रीम लीडर होता है, जो फिलहाल अली खामेनेई है। इस हादसे के बाद ईरान में बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। नया राष्ट्रपति कौन होगा, कैसे हुआ हादसा, इन सवालों के जवाब आज के दुनियादारी में। फिलहाल आज आपको लेकर चलते हैं इतिहास की तरफ। ईरान के इतिहास में और कौन सी बड़ी घटनाएं हुई हैं? पर्शिया कैसे बना ईरान? ईरान में क्रांति की नौबत कैसे आई? कैसे बना नया राजनीतिक सिस्टम? सब बताएंगे इस वीडियो में। अदालत, जमीन, बाजार, जबान, आदमी। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले शब्द दरअसल फारसी भाषा से हिंदुस्तानी में जुड़े हैं। भारत का खाना, आर्किटेक्चर, बहुत कुछ है ऐसा जिस पर ईरान का साफ प्रभाव दिखता है। लेकिन इस प्रभाव की शुरुआत कैसे हुई? ईरान के इतिहास को मोटा माटी हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। 630 ईस्वी से पहले, 630 ईस्वी के बाद और 1800 के बाद। एक एक कर इन्हें समझते हैं। शुरुआत ईसा से 2000 साल पहले से करते हैं। ईरान को पहले पर्शिया कहा जाता था या फारस पे कहते थे। आगे तीनों नाम हम सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। बात एक ही देश की हो रही है। हाँ, तो कुछ 2000 साल पहले यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के बीच बड़े बड़े मैदानों में रहने वाले कबीलाई लोग उस इलाके में आए जिसे आज ईरान कहा जाता है। ईरान में सबसे पहले जिन लोगों का निवास था उन्हें एलेमाइट कहते थे। धीरे धीरे राजशाही की शुरुआत हुई और ईरान में जो साम्राज्य उपजा उसे कहा गया असेरियन साम्राज्य। असेरियन के बाद मेडियन नाम का एम्पायर स्थापित हुआ। इन लोगों की राजधानी थी हमदान। राजाओं की बात करें तो ईरान के इतिहास में एक बड़े महान राजा का नाम था साइरस द ग्रेट, जिसने मेडियन साम्राज्य को हराकर एक मेनिड एम्पायर की स्थापना की। साइरस ने ईरान का साम्राज्य पूर्वी यूरोप तक फैलाया और उन्हीं के दौर में हिंदुस्तान का उत्तरी हिस्सा, मसलन अफगानिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का इलाका ईरान के कब्जे में चला गया। साइरस को ग्रेट सिर्फ इसीलिए नहीं कहा जाता। साइरस एक उदारवादी राजा थे। क्षत्रप ये शब्द साइरस के दौर से निकला है। उनके राज्य में अलग अलग इलाकों में क्षत्रप नियुक्त किए गए जो जनता की भलाई के लिए काम करते थे। इसके अलावा साइरस ने जब बेबीलोन को जीता तो वहाँ के गुलाम यहूदियों को आज़ाद कर उन्हें वापस जेरूसलम जाने की इजाज़त दी। इसी के चलते यहूदी लोग भी साइरस का बड़ा सम्मान करते हैं। यहूदी इतिहास के अनुसार इस घटना के बाद यहूदी वापस जेरूसलम गए और वहाँ अपना मंदिर बनाया। साइरस के बाद डेरियस जर्कसीस नाम के राजा हुए, जिनके समय में फारस का साम्राज्य और फला फूला। डेरियस के समय तो फारस का साम्राज्य इस कदर फैल चुका था कि दुनिया की 44% जनता पर फारस रूल करता था। फारस पर 331 बीसी तक एक मेनिड एम्पायर का राज रहा। इस दौरान उनके राजाओं से कुछ गलतियां भी हुई। इनमें सबसे बड़ी गलती थी ग्रीस और मैसिडोनिया पर आक्रमण। इस आक्रमण का बदला लेने के लिए मैसिडोनिया के राजा सिकंदर ने फारस पर आक्रमण किया और सैन्य बल में कमजोर होने के बावजूद सिकंदर ने फारस के राजा डेरियस को हरा दिया। कहानी कहती है कि सिकंदर से संधि के लिए डेरियस ने कई खत लिखे। सिकंदर ने जवाब दिया, आगे से जब भी खत लिखोगे मुझे अपने बराबर संबोधित नहीं करोगे, तुम्हारे लिए मैं किंग ऑफ एशिया हूँ। फारस पर कब्जे के बाद सिकंदर भारत आए, लेकिन विश्व विजय का अधूरा सपना लेकर उसे लौटना पड़ा। सिकंदर की असमय मृत्यु के बाद फारस पर सेल्यूकिड वंश ने शासन किया। उनके बाद पार्थियन वंश आया। 200 साल तक फारस सामंतों के कब्जे में रहा। फिर एक और ताकतवर साम्राज्य का उदय हुआ, सासानियन साम्राज्य। इनके फाउंडर का नाम था अर्दशीर। अर्दशीर के बाद राजा बने उनके बेटे शापुर। शापुर को ईरान में शाहों के शाह, शहंशाह के तौर पर जाना जाता है क्योंकि इनके पाले में एक अनोखा रिकॉर्ड है। शापुर वो पहले राजा थे जिन्होंने महान रोमन साम्राज्य के एक राजा वैलेरियन को युद्धबंदी बना लिया था। रोम में तब ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था। ईसाई परंपरा के अनुसार शापुर ने वैलेरियन की बेइज्जती की। उन्होंने वैलेरियन को झुकने का आदेश दिया और फिर उसकी पीठ पर पांव रखकर घोड़े पर चढ़ गए। हालांकि कुछ दूसरे सोर्सेज बताते हैं कि शापुर ने वैलेरियन के साथ अच्छा सलूक किया। सासानियन साम्राज्य ने 7वीं शताब्दी तक फारस पर शासन किया, लेकिन फिर इस्लाम धर्म का उदय हुआ। उनके काल में फारस के इतिहास का एक सिरा भारत से जुड़ता है। दरअसल फारस का आधिकारिक धर्म था ज़ोरास्ट्रियन धर्म। इस धर्म को फॉलो करने वाले लोगों को भारत में
पारसी कहा जाता है। 7वीं सदी में इस्लाम का उदय हुआ। इस्लामी साम्राज्य के दूसरे खलीफा उमर ने फारस पर आक्रमण किया और फारस पर अरबों का कब्जा हो गया। धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए ज़ोरास्ट्रियन लोगों ने फारस से पलायन शुरू कर दिया। ये पलायन अगली कई सदियों तक चला और इस दौरान 18,000 शरणार्थियों का एक जत्था भारत भी पहुंचा। किस्सा-ए संजान नाम की एक कविता के अनुसार पर्शिया से भागकर पारसी लोग होर्मुज चले गए। होर्मुज को 30 साल तक अपना ठिकाना बनाने के बाद उन्हें यहाँ से भी भगा दिया जाता है। यहाँ से इन लोगों की भारत तक यात्रा शुरू होती है। शरणार्थियों का पहला बेड़ा 8वीं शताब्दी में भारत के पश्चिमी तट तक पहुंचता है, जहां ये लोग शुरुआती 19 सालों तक दीव को अपना घर बनाते हैं। दीव के बाद ये बेड़ा पहुंचता है गुजरात। किस्सा-ए संजान के अनुसार दीव से गुजरात की यात्रा में इन लोगों को भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा। तूफान से बचने के लिए वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और वादा करते हैं कि अगर ईश्वर ने उन्हें बचा लिया तो वे आतश बहरम की अग्यारी यानी एक मंदिर बनाएंगे। ज़ोरास्ट्रियन धर्म में आतश बहरम पवित्र आग को कहा जाता है, जिसे इस धर्म में सबसे ऊंचा स्थान हासिल है। किस्सा-ए संजान के अनुसार इसके बाद तूफान रुक जाता है और ये लोग गुजरात के वलसाड़ पहुंच जाते हैं। यहाँ इन लोगों को पारसी कहा जाता है। गुजरात के एक स्थानीय शासक जिनका नाम जदी राणा था, वे इन पारसियों को अपने राज्य में शरण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए 4 शर्तें भी लगाते हैं। पहली शर्त, वे स्थानीय रीति रिवाज अपनाएंगे। दूसरी, वो स्थानीय भाषा बोलेंगे। तीसरी शर्त, वे स्थानीय लोगों जैसे ही कपड़े पहनेंगे और चौथी शर्त, पारसी कभी हथियार इकट्ठा नहीं करेंगे। ये शर्तें मानने के बाद पारसियों ने अपने लिए एक नया शहर बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा संजान। उन्होंने यहाँ पवित्र आग का एक मंदिर भी बनाया। 13वीं सदी के अंत में जनरल अलफ खान नाम के एक मिलिट्री कमांडर ने संजान पर हमला बोल दिया। किस्सा-ए संजान के अनुसार ये हमला सुल्तान महमूद ने किया था, जो संभवतः महमूद अलाउद्दीन खिलजी का नाम है। अलफ खान के खिलाफ पारसियों ने पहली बार हथियार उठाए, लेकिन युद्ध के दूसरे दिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। नतीजतन संजान पर अलफ खान का कब्जा हो गया और पारसियों को एक बार फिर अपने स्थान से बेदखल होना पड़ा। उन्होंने पवित्र आग को अपने साथ लिया और बच्चों और औरतों को लेकर बहरोड के पहाड़ों में चले गए। यहाँ 12 साल तक छुप कर रहने के बाद उन्होंने वंसला को अपना नया ठिकाना बनाया। यहाँ किस्सा-ए संजान अपने आखिरी चैप्टर में पहुंच जाता है। आखिर में जिक्र आता है कि पवित्र अग्नि को लेकर पारसी नवसारी चले गए। हालांकि उनका एक धड़ा संजान लौटा और उसे फिर बसा लिया। इस्लाम के आगमन के बाद लगभग 2 सदी तक फारस पर अरबों का रूल रहा। इस दौरान तुर्क कबीलों का भी पर्शिया में आगमन हुआ। अब्बासी खिलाफत के समय तुर्क लड़ाकों को गुलामों की तरह फौज में भर्ती किया जाता था। इन्हें मामलुक कहा गया। बाद में मामलुक ताकतवर होते चले गए और उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश के ही शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर राज किया था। वहीं गजनवी वंश, जिनके एक शासक महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। इस वंश ने भी कुछ वक्त तक ईरान पर शासन किया था। तुर्कों के ताकतवर होने के बाद फारस पर अरबों का कंट्रोल कमज़ोर होता गया और 11वीं सदी में फारस पर सेल्जुक वंश का राज हो गया। ये दौर इस्लाम के गोल्डन पीरियड के तौर पर जाना जाता है, जब पर्शिया में एक बार फिर फारसी भाषा का उदय हुआ। फिरदौसी जैसे लेखकों ने पर्शिया का शाहनामा लिखा, जिसे पर्शिया में वही कद हासिल है जो भारत में महाभारत को। सेल्जुकों के बाद अगला नंबर आया ख्वारिज़्म साम्राज्य का। ख्वारिज़्मों का शासन लंबा नहीं चला, वजह थे मंगोल। साल 1218 450 मंगोल व्यापारियों का एक कारवां ख्वारिज़्म शासन वाले एक शहर ओत्रार में दाखिल हुआ। ओत्रार का गवर्नर था इनलचुक। उसे जब मंगोलों के आने का पता चला, उसने इन सभी को जासूसी के शक में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ख्वारिज़्म और मंगोलों के बीच कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन मंगोलों का रुतबा और चंगेज़ खान के दुनिया जीतने के इरादे से सारी दुनिया वाकिफ हो चुकी थी। इनलचुक ने 450 मंगोलों को अपने दरबार में बुलाया। आराम से जवाब देने के बजाय मंगोलों ने हेकड़ी दिखानी शुरू कर दी। ये देखकर इनलचुक इतना गुस्सा हुआ कि उसने सभी मंगोल व्यापारियों को मरवा डाला। जब ये खबर चंगेज़ खान तक पहुंची, उसने अपने 3 दूत ख्वारिज़्म एम्पायर के सुल्तान मोहम्मद शाह के पास भिजवाकर मांग रखी इस गुस्ताखी के लिए इनलचुक को सज़ा दी जाए। सुल्तान मोहम्मद 2 कदम आगे था। उन्होंने एक दूत का सर काट डाला और 2 दूतों की दाढ़ी मुड़वाकर उन्हें वापस चंगेज़ खान के पास भिजवा दिया। सुल्तान को यह हरकत बहुत भारी पड़ी। साल 1219 अप्रैल का महीना। मंगोल सेनाएं ओत्रार के किले के बाहर खड़ी थीं। बाकी शहर का हाल ऐसा था जैसे खड़ी फसल का टिड्डी दल के हमले के बाद होता है। इनलचुक अपने 20,000 आदमियों को लेकर किले के अंदर छिप गया था। कुल 2 महीने तक युद्ध चला और अंत में इनलचुक को पकड़ लिया गया। उसे समरकंद ले जाकर चंगेज़ खान के आगे पेश किया गया। गेम ऑफ थ्रोन्स का वो सीन आपको याद है जब खाल ड्रोगो खलीसी के भाई के सर पर गर्म पिघली चांदी उड़ेलते हुए कहता है, राजा के लिए ताज। ठीक यही सीन साल 1219 में तेमुजिन उर्फ चंगेज़ खान के
दरबार में दिखाई दिया। लेखक जेरेमाया कर्टन की किताब द मंगोल्स के अनुसार अंतर बस इतना था कि चंगेज खान ने नलचुक के कानों और आंख में पिघली हुई चांदी भर दी थी। चंगेज खान यहीं नहीं रुका। बुखारा, जो आज के उज्बेकिस्तान में है, वहाँ मस्जिद पर चढ़कर उसने ऐलान किया, मैं जन्नत से भेजा गया दूत हूँ जो आज तुम सबका फैसला करेगा। इसी ऐलान के साथ शहर में मारकाट शुरू हो गई। मंगोल सैनिकों ने पूरा शहर जला दिया। यहाँ से चंगेज खान समरकंद होते हुए पर्शिया जा पहुँचा। यहाँ उसने लोगों को गुलाम बनाकर उन्हें अपने बीवी बच्चों में बांट दिया। शहर का वो हाल हुआ कि उसे दोबारा बसाने में कई दशक लग गए। ख्वारिज़्म एम्पायर के ज़र्रे ज़र्रे को चंगेज खान की फौज ने नेस्तनाबूद कर डाला। दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक को मंगोल फौज ने यूं खत्म कर दिया जैसे बच्चों का खेल हो। मंगोल के बाद पर्शिया पर कब्जा हुआ तिमुरिद वंश का, जिसके शासक तैमूर लंग के नाम से भारत के लोग अच्छे से वाकिफ हैं। साल 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूर दिल्ली में केवल 15 दिन रहा और इस दौरान उसके वजीरों और सैनिकों ने दिल्ली को बड़ी बेरहमी से लूटा, फसलों को तबाह किया, ऐसा हाल किया कि दिल्ली 100 साल बाद उबर पाई। तिमुरिद वंश के बाद एक बड़ा वंश हुआ सफविद वंश। सफविद वंश के दौर में ईरान में एक बड़ा बदलाव हुआ। सफविद वंश से पहले ईरान पर सुन्नी मुस्लिम समुदाय का प्रभाव था। सफविद वंश के पहले शासक इस्माइल ने सुन्नी सेक्ट को छोड़कर शिया ब्रांच को अपना लिया। इसी कारण आज भी ईरान में शिया बहुमत में है। साल 1722 में सफविद वंश का अंत हुआ। इसके बाद आए अफशारिद। इनके भी एक शासक के नाम से आप वाकिफ होंगे। नादिर शाह के दौर में पर्शिया एक बार फिर अपने उरूज तक पहुंचा और इसी दौरान ईरान की तरफ से भारत पर एक और आक्रमण हुआ। साल 1738 की बात है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला एक रोज़ अपने आरामगाह में पसरे हुए थे। शराब और नाच का दौर चल रहा था। अचानक एक हरकारा दौड़ता हुआ आया और बादशाह को एक चिट्ठी पकड़ाई। वह ज़रूरी संदेश लिए हुए इस चिट्ठी को बादशाह ने पकड़ा और शराब के प्याले में डुबोते हुए अर्ज़ किया, आईने दफ्तार बेमाना गर के मैं ना बुला, यानी बिना मतलब की चिट्ठी को तो नीट दारू में डुबो देना ही बेहतर है। ये देखकर हरकारे के पसीने छूटने लगे। उसने दरखास्त की, हुजूर नादिर शाह पहुंचने वाला है। रंगीला के कान पर जूं तक ना रेंगी। बोतल से प्याले में शराब उड़ेलते हुए बोले, हनूज दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली बहुत दूर है। लेकिन न दिल्ली दूर थी न नादिर शाह की फौज। नादिर शाह ने करोड़ों के हीरे जवाहरात, सोना चांदी, इतना सब कुछ लूट लिया कि उसके मुंशी पूरी तरह हिसाब भी नहीं कर पाए। सब कुछ ले चुकने के बाद भी नादिर शाह का मन नहीं भरा। आखिर में उसने मुगल दरबार की शान तख्त ताउस को उठाया और वापस लौट गया। उसमें जड़े कोहिनूर और तैमूरिया माणिक भी उसके साथ चले गए और साथ ही चला गया मुगल सल्तनत का सारा वैभव और धन धान्य। हमने 7वीं सदी से पहले और 7वीं सदी से 18वीं सदी तक ईरान का इतिहास देखा। यहाँ से हम पहुँचते हैं मॉडर्न ईरान में। 1800 के बाद पर्शिया पर पश्चिम का प्रभाव बढ़ता गया। पर्शिया कमज़ोर हो गया। 9वीं सदी में ब्रिटेन और रशिया के बीच की लड़ाई में पिसता रहा। फॉरेन इंटरवेंशन से तंग आकर 1872 में पर्शिया में संवैधानिक क्रांति की शुरुआत हुई। नतीजा हुआ कि 1905 में पर्शिया की पहली संसद बनी। रूस और ब्रिटेन हालांकि अभी भी पर्शिया पर प्रभाव के लिए लड़ रहे थे। लिहाजा 1907 में एक एंग्लो रशियन सम्मेलन हुआ और पर्शिया रूस और ब्रिटेन के प्रभाव वाले इलाकों में बंट गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन पर्शिया को अपना प्रोटेक्टोरेट बनाना चाहता था, लेकिन इसमें वो असफल रहा। साल 1925 में पर्शिया में एक और वंश का राज शुरू हुआ। पहलवी वंश के राजा का नाम था रेजा शाह पहलवी। रेजा शाह ने 16 साल पर्शिया पर राज किया, लेकिन जब तक इनका राज खत्म हुआ पर्शिया बदल चुका था। साल 1935 में शाह ने पर्शिया का नाम बदलकर ईरान कर दिया। दरअसल पर्शिया के लोग पहले इस इलाके को ईरान ही बुलाते थे, जबकि पर्शिया नाम बाहर के लोगों ने दिया था। रेजा शाह पहलवी को गद्दी क्यों छोड़नी पड़ी? दरअसल ईरान की एक रिफाइनरी पर ब्रिटेन का कंट्रोल था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ब्रिटेन को डर लगा कहीं जर्मनी इस रिफाइनरी पर कब्जा ना कर ले। ब्रिटेन ने रेजा शाह से कहा कि वो जर्मन वासियों को ईरान से बाहर निकाल दे। रेजा शाह तैयार नहीं हुए। लिहाजा 1941 में ब्रिटेन और रूस ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। रेजा शाह पहलवी को सत्ता छोड़नी पड़ी। उनके बदले सत्ता पर बिठाया गया उनके बेटे मोहम्मद रेजा शाह पहलवी को। वो ईरान को आधुनिक बनाना चाहते थे। उनकी छवि ईरान में एक लिबरल नेता की थी। वो ब्रिटेन और अमेरिका के खास दोस्त थे और इस दोस्ती की वजह से वो तेल को सस्ते दाम में इन्हें बेचते थे। कुछ साल तो शाह ने गद्दी बचा कर रखी, लेकिन 1950 का दशक उनके लिए चुनौतियों से भरा रहा। क्या हुआ इस दशक में? मोहम्मद मोसादेक के साथ सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। मोसादेक ईरानी राष्ट्रवादी नेता थे। 1951 में मोसादेक ईरानी ऑयल इंडस्ट्री पर ऐसा बिल लेकर आए जो अंग्रेजी हितों को नुकसान पहुंचा रहा था। इससे जनता में उनका समर्थन बढ़ा। मोसादेक की ताकत भी बढ़ी।
1951 में वो ईरान के पीएम बन गए। शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन ये नाटक ज़्यादा नहीं चल पाया। 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर मोसादिक का तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट में CIA का अहम रोल था। उन्होंने मोसादिक के बदले जनरल फजलुल्लाह जहेदी को प्रधानमंत्री बनाया और रेजा शाह पहलवी की ईरान में एक बार फिर से वापसी हो गई। शाह की वापसी के साथ फिर ईरानी तेल का दोहन शुरू हुआ। इससे ईरान आर्थिक मोर्चे पर कमज़ोर पड़ा, जनता में असंतोष बढ़ने लगा। 1963 में ईरान में सफ़ेद क्रांति की शुरुआत हुई। इसमें ईरान के मॉडर्नाइजेशन की बात कही गई। शाह धर्म और शासन को अलग रखने की बात करते, वो हिजाब विरोधी भी थे, इसलिए धार्मिक नेताओं के निशाने पर रहते। इन्हीं धार्मिक नेताओं में से एक थे अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। इन्होंने शाह की नीतियों के खिलाफ झंडा बुलंद किया हुआ था। धीरे धीरे रूहुल्लाह खुमैनी को जनता की सहानुभूति मिली, उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। शाह को अपनी कुर्सी पर खतरा महसूस हुआ, सो उन्होंने खुमैनी को देश निकाला दे दिया। पहले इराक और फिर फ्रांस में उन्होंने समय बिताया। इस दौरान उनके लेख और भाषण ईरान पहुंचते रहे, जिसके चलते शाह के खिलाफ देश में माहौल बनता गया। इस आग में तेल का काम किया शाह की एक पार्टी ने। साल 1971 की बात है। पर्शियन साम्राज्य को 2500 साल पूरे हो गए थे। शाह ने तय किया ऐसा भव्य जलसा कराएंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। मंत्रियों ने सुझाया कि राजधानी तेहरान में जलसा रखना ठीक होगा, लेकिन शाह ने कहा नहीं, जलसा दूर रेगिस्तान में रखा जाएगा, जहां पर्शिया के पहले सम्राट साइरस का मकबरा था। शाह का हुक्म था, हुक्म की तामील हुई। परसेपोलिस नाम की जगह पर 30 किलोमीटर के इलाके को खाली करवाया गया। इंसानों से नहीं, सांप बिच्छुओं से। फिर पेड़ लगाए गए, एक रनवे बनाया गया और राजधानी से परसेपोलिस तक एक 600 किलोमीटर की रोड बनाई गई। अब बारी थी शामियाने लगाने की। 50 के आसपास शामियाने लगाए गए। शामियाने से हम महज टेंट मत समझिए। इन शामियानों को सजाने के लिए इतना रेशम लगा था कि ज़मीन पर फैला दे तो 37 किलोमीटर तक पहुंच जाए। हर शामियाने में 2 बेडरूम, 2 बाथरूम और एक सैलून बना हुआ था। शामियानों के बीच लगा हुआ था पानी का एक फव्वारा। आसपास 10,000 पेड़, जिनमें चहचाने के लिए 50,000 गोरैयाँ यूरोप से लाई गई। सिक्योरिटी का टाइट बंदोबस्त किया गया। ये तो था बाहरी बंदोबस्त। अब अंदर किचन का हाल सुनिए। शाह ने पेरिस के सबसे महंगे रेस्टोरेंट के सबसे अच्छे शेफ को खाना पकाने के लिए बुलाया। 200 वेटर्स बुलाए गए स्विट्जरलैंड से। ईरान की फौज के जरिए एयरलिफ्ट कर पेरिस से बर्तन मंगाए गए, जिनका वजन 150 टन था। टाइम मैगजीन ने लिखा, ये दुनिया की सबसे आलीशान पार्टी है। दुनिया के तमाम अखबारों और पत्रिकाओं में पार्टी के चर्चे हुए। इसे दुनिया की सबसे महंगी पार्टी का तमगा मिला। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज हुआ। होता भी क्यों नहीं, ईरान की पुलिस का मालिक खुद पार्टी में मौजूद था, इसलिए पार्टी रोकता कौन। पार्टी पूरे 3 दिनों तक चली। दुनिया की सबसे बेहतरीन पार्टी देने के बाद शाह पहलवी खुश थे। पैसा ज़रूर खर्च हुआ था, लेकिन शाह को इस बात की कोई चिंता नहीं थी, खासकर तब जब शोशेबाजी से उन्हें ईरान के तेल के नए ग्राहक मिल गए थे। जैसा पहले बताया, टाइम मैगजीन ने इस पार्टी पर हुए कुल खर्चे की रकम $100 मिलियन बताई, लेकिन आगे जाकर शाह को एहसास हुआ ये पार्टी उन्हें इससे कहीं ज़्यादा महंगी पड़ गई है। पहलवी की बेगम फरहा डीबा अपने संस्मरणों में लिखती हैं, इस पार्टी की तैयारियों में जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया था वो था प्रेस से निपटना। आए दिन ऐसी बातें छप रही थी कि देश भूखा है और शाह अपने दोस्तों के साथ दावत उड़ा रहे हैं। अयातुल्लाह खुमैनी, जो शाह के सबसे बड़े आलोचक थे और उस समय देश से बाहर रह रहे थे, उन्होंने भी इस पार्टी को लेकर शाह पर जमकर निशाना साधा। इस जलसे की खबर जैसे जैसे फैली, जनता में शाह के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया। शाह लिबरल होने का दावा करते थे। इस पार्टी ने उनकी एक असंवेदनशील शासक की छवि को और पुख्ता कर दिया। वेस्ट की ओर शाह के झुकाव के कारण भी लोगों में भारी नाराजगी थी। लोग प्रदर्शन के लिए जुटने लगे। शाह की पुलिस ने लोगों को जेल में डाला, लेकिन विद्रोह रुका नहीं। औरतें बुर्का पहनकर सड़क पर निकलने लगीं। बुर्के पर कानूनी पाबंदी नहीं थी, लेकिन अघोषित रूप से बुर्का पहनने वाली महिलाओं को भेदभाव झेलना पड़ता था। इसलिए बुर्का ईरान की क्रांति का एक बड़ा सिंबल बना। फरवरी 1979 में खुमैनी 14 साल बाद देश वापस लौटे। देश लौटते ही उन्होंने जनमत संग्रह करवाया और इस्लामी गणतंत्र की स्थापना की। उन्होंने खुद को सुप्रीम लीडर घोषित किया और बन गए अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। इस्लामिक क्रांति के बाद शाह और उनकी पत्नी ईरान छोड़कर चले गए। 1980 में अब्दुल हसन बानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के पहले राष्ट्रपति चुने गए। यहाँ रूहुल्लाह खुमैनी इस्लामिक क्रांति लेकर आए तो पड़ोसी मुल्क के तानाशाह सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल होने का डर सताने लगा। इसी डर के चलते उन्होंने ईरान पर हमला बोल दिया। इराक ईरान युद्ध अगस्त 1988 तक चला। अंत तक लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकल सका। आखिरकार इराक को पीछे हटना पड़ा। अमेरिकी मदद के बावजूद इराक मनमाफिक नतीजा हासिल नहीं कर पाया, इसलिए उसको ईरान के लिए मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक जीत माना गया। 1 साल बाद अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का निधन हो गया और अली खामेनी को ईरान का दूसरा सुप्रीम लीडर बनाया गया और अब भी अयातुल्लाह अली खामेनी का शासन ईरान में जारी है।
ये है ईरान का पूरा इतिहास। हमने सबको समेटने की कोशिश की है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की हमारे साथी कमल भट्ट ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।